Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start chapter 3, population, distribution, density and growth. Students, population is not equally distributed on earth due to development of human civilization. Means हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन का सिविलाइजेशन जो है अर्थ पर एक साथ नहीं हुआ. ह्यूमन के सिविलाइजेशन में भी डेवलपमेंट समय के साथ हुआ है. 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा अर्थ इवोल्यूट हुआ, राइट? और उसके बाद धीरे धीरे इस अर्थ पर डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स का एवोल्यूशन हुआ और उनमें से जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज द लास्ट और द न्यूएस्ट अराइवल. एंड एट द अर्लियर टाइम ह्यूमन इज जस्ट एन एप मैन. कैसा था? आदि मानव था. बहुत लंबे समय के बाद में ह्यूमन ने सिविलाइज्ड होना शुरू किया, यानी कि सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू. और क्योंकि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसका डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही थी, इसीलिए पॉपुलेशन जो है पूरे एंटायर अर्थ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं. इसके पीछे और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, सरफेस ऑफ द लैंड एक्सेट्रा, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. So students, population distribution is for regional extension from the beginning, and it is difficult to study the population distribution and its density due to increasing number of political and administrative units. क्योंकि अब ह्यूमन ने सिविलाइजेशन शुरू कर दिया, तो आफ्टर सिविलाइजेशन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में कन्वर्ट हुआ ह्यूमन. उसकी अपनी पॉलिटिकल सीमाएं, बाउंड्रीज बनी और उन पॉलिटिकल सीमाओं को संभालने के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए उसने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का भी इवोल्यूशन किया, राइट? तो इसकी वजह से अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझना एक कॉम्प्लेक्स स्टडी हो गया है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स डेंसिटी इन ह्यूमन जियोग्राफी. साथ ही इम्पॉर्टेंस भी है, ज़रूरी भी है कि हम पॉपुलेशन का पता लगाएं. ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ह्यूमन खुद रिसोर्स है और जब तक हमें एंटायर रिसोर्स का पता नहीं होगा तब तक हम डेवलप नहीं हो पाएंगे. अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, अगर हमें ग्रोथ चाहिए, ह्यूमन की डेमोग्राफी को समझना है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी भी समझना. तो इन लास्ट फ्यू डिकेड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज. पिछले कुछ डिकेड से ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ डिकेड से या पिछले कुछ सेंचुरीज से ह्यूमन जो है और भी बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है और उसकी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाए. तो द एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स डेंसिटी इज द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक. जो एनालिसिस होता है पैटर्न का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के, ये डिपेंड किस पे करता है, ये किस बेस पर डिपेंड करता है? ये करता है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी पर्टिकुलर रीजन में डेमोग्राफिकली किस तरीके का पॉपुलेशन कवर पाया जाता है, इस आधार पर एनालिसिस किया जाता है. यानी कि मेल मेंबर्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, अर्बन कितने हैं, रूरल्स कितने हैं. तो ये सारे जो हैं वो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी का पता लगाना. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन ऑन अर्थ. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि नेचर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, ह्यूमन का अर्थ पर. ह्यूमन किस तरीके से लिविंग है अर्थ पर. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर. ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम एनालिसिस कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं पॉपुलेशन, राइट? Student, I told you that man is a resource and he occupies a central position in natural resource. Why so? Because human is the only creature on earth who is having brain, and by his brain he is inventing, he make discoveries, and he turns sources into resources. मैन को रिसोर्स कहने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सिर्फ मैन के अंदर ही, ह्यूमन के अंदर ही वो अद्भुत क्षमता है जो सोर्सेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है, जो इन्वेंशंस कर सकता है, जो डिस्कवरीज कर सकता है.
जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकता है, जो नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, और सिर्फ यूज ही नहीं, उनमें चेंजेस भी ला सकता है। लाइक ह्यूमन मिट्टी यूज करता है, उससे बर्तन बना लेता है। ह्यूमन लैंड यूज करता है, उस पर खेती कर लेता है। ह्यूमन वाटर यूज करता है, उससे बिजली बना लेता है। मिनरल्स का यूज करके बहुत वेराइटी ऑफ मेटल्स बना लेता है, नॉन मेटल्स डेवलप कर लेता है। वेजिटेबल यूज करता है और उससे तमाम तरह की डिशेस बना लेता है। एनिमल्स का यूज करता है और उससे अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारी नेसेसिटीज को फुलफिल कर लेता है। इट मीन्स man performs all the economic activities like he perform production, agriculture, cattle rearing, manufacturing industries, trade, transportation, everything is done by human. Man develops social organization and even he manage the political and cultural organizations too. Man creates culture by using natural resources. आपको पता है मैन कल्चर क्रिएट करता है नेचुरल रिसोर्स को यूज करके, राइट? तो स्टडी ऑफ मैन इज वेरी ग्रेट, हैविंग वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस on the earth of geographer, right? Let me start the distribution and density of population. But before going to the distribution and density, normally we people think that both the terms are similar, but they are different. They are different from each other. In the population distribution, we are talking about the spatial distribution that is highly emphasized by the localization of population, whereas in the population density, it is emphasized on the ratio of the population size and age. है ना डिफरेंट? जहाँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हम लोकलाइजेशन की बात करते हैं पॉपुलेशन की, वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है रेशो पॉपुलेशन के साइज का और एरिया के बीच। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन and it shows the situational pattern of men on the surface of earth. Population distribution क्या शो करता है? ये situational pattern शो करता है, जबकि population density का मतलब क्या है? It means ratio between population and land. It is the measurement of the amount of population. Density में हम measure करते हैं number of people को who concentrated on some part of land, which is expressed as person per unit area. और इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है? इसे एक्सप्रेस किया जाता है पर्सन पर यूनिट एरिया के जरिए। तो हमारे अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा पॉपुलेशन का, इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में अंतर। ठीक, यहाँ मैं 3 टर्म ले रही हूँ, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, राइट? मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किया एक स्कूल बिल्डिंग, मानना है आपको, हालांकि मैच आउट नहीं कर रहा, फिर भी मान लीजिए, और इसमें मैंने खड़े कर दिए हैं 6 क्लासरूम, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, ई एंड एफ, राइट? और मान लीजिए कि इस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 100 और इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसे 10, 15, 10, 20, 15 एंड 30, हो गए 100। ये 100 तो क्या हो गया? ये हो गया पॉपुलेशन। और ये जो मैंने 100 का यहाँ पर क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये हो गया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हर एक क्लास में। अब हमें पता लगाना है डेंसिटी, यानी कि रेशो टोटल पॉपुलेशन का और एरिया का। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? 6। तो हम 100 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा? 6 1 6, 4 रिमेनिंग बचा, 6 6 36, ठीक है? तो ये आएगा पॉइंट में। अब पॉइंट वाला तो हमें नेसेसिटी नहीं है यहाँ, तो अप्रोक्सीमेटली जो डेंसिटी है हमारी वो है 16। रेशो क्या है हमारा पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का? 16। अब यहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि हम इस रेशो का पता क्यों लगाएं? ताकि हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने के लिए डेंसिटी का पता लगाया जाता है, ताकि पता हो कि कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्स है और उस पर डिपेंडेंसी पॉपुलेशन। होप यू अंडरस्टैंड माय टर्म्स वेल नाउ। Distribution of population on earth is an important subject, right? But population is not uniformly distributed on earth, right students? Nearly 80% population of world concentrated only on 20% part of land. क्या मतलब हुआ? यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पाई डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये मान लो 20% है
और ये मान लो शो करता है 80%। अब ध्यान देना, 80% पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? 20% लैंड एरिया पर, जबकि 20% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? 80% लैंड एरिया। समझ आ रहा है? अगर मैं पहले इसको पॉपुलेशन मानूं और इसको 20% पॉपुलेशन मानूं और इसको लैंड एरिया मानूं, तो 80% लैंड एरिया पे 20% पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है, जबकि 20% पॉपुलेशन 80% लैंड एरिया पे है। Strange but true. Now, the population of the world in the year 2001 is in millions 6,137. If we converted into crore, it is about 613.71 crore. Whereas it increased in 2013 by 714 crore. Means 100 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो 2001 से 13 इन 13 सालों में बढ़ गई है। 100 करोड़ पॉपुलेशन वर्ल्ड क्वाइट इंक्रीजिंग, राइट। और ये 714 करोड़ पॉपुलेशन रह कहाँ रही है? 13.6 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर। अगर हम लोग वर्ल्ड को, हम सभी जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड जो है 29% लैंड एरिया पर लैंड है और 71% वाटर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 29% लैंड को हम एंटायर माने तो उसका कितना हिस्सा? 13.6 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है, लैंड सरफेस जो है, उस पर पॉपुलेशन कवर रह रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ पैटर्न्स ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जरा यहाँ हम पैटर्न देखते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वर्ल्ड। 2/3 ऑफ world population, 2/3 resides on 14% area, and according to other estimation 57% world population resides on only 5% area. माना जाता है कि 5% लैंड एरिया पर 57% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रिसाइड करती है। और अगर हम एंटायर 100% लैंड एरिया माने तो 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन 14% लैंड एरिया पर निवास कर रही है। 2/3 पार्ट ऑफ वर्ल्ड अनइनहेबिटेड, हमारे वर्ल्ड का 2/3 एरिया अनइनहेबिटेड है, कोई नहीं रह रहा वहां। और 10% पॉपुलेशन 90% पार्ट पर, या फिर हम ये कह सकते हैं 90% पॉपुलेशन 10% लैंड एरिया पर सर्वाइव कर रही है। यानी कि ह्यूमन लैंड एरिया बहुत कम कंज्यूम कर रहा है, बहुत सारा लैंड वेकेंट है, और उस लैंड के वेकेंट होने के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं जो कि हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में समझें। नाउ take a look on a map. Students, 85% populations are living in northern hemisphere, whereas only 15% population resides in southern hemisphere. What are the reason behind that? Here is the equatorial line. This is equator. And see the map very clearly. The land area is quite more in the northern hemisphere, whereas the land are quite less in the southern hemisphere. One reason, फिर भी अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम काफ़ी ज़्यादा है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका का नीचे का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ओशेनिया है, तो इस पर तो बहुत सारे लोग रह सकते हैं। ज़रूर रह सकते हैं अगर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है फेवरेबल होता, पर यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है ही नहीं। कैसे नहीं है? देखिए यहाँ पर तो है अमेजोन बेसिन, ये है माउंटेनियस रीजन एंडीज, यहाँ पर है 2 डेजर्ट। वैसे हम जानते हैं अफ्रीका का अधिकतर पार्ट सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है, साउदर्न पार्ट में भी 2 डेजर्ट हैं, एक नामिब और एक कालाहारी। ठीक है, डेजर्ट एरिया आप सभी जानते हैं कि डेजर्ट एरिया में क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, तो लोग वहाँ रहते नहीं हैं। और अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया वाले इलाके की, तो यहाँ पर वर्ल्ड का सिर्फ 0.5% एरिया रिसाइड करता है। अगर इन सबको मिला लें हम तो सिर्फ 15% पॉपुलेशन कवर है साउदर्न हेमिस्फीयर में, जबकि 85% पॉपुलेशन कवर कहाँ पाया जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लगभग वर्ल्ड का 60% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स में रिसाइड करता है। और जानते हैं आप कौन से वो 2 कॉन्टिनेंट्स? वो हैं यूरोप और एशिया। ये 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहाँ पर वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन है। और आपको बता दें कि अगर हम वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 10 लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की बात करें तो उनमें से 6 एशिया और यूरोप में मिल जाएंगे आपको, आउट ऑफ 10 मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ आप अपने लिए एक होमवर्क कर सकते हैं, एक मैप लीजिए और उसमें 10 लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज को शो करिए। तो 10 पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन अ वर्ल्ड मैप।
राइट। यहाँ के लिए आपका होमवर्क समझ लीजिए, ये आपको करना ही है। Now 3/4 population of the world resides in Asia and Europe continent. It means more than 60%. Told you. Now approximately 80% of the world's population resides between 20 to 60 degree northern latitude. क्या मतलब हुआ इसका? ये देखिए, हम चलते हैं इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर और लगभग ये 23 यहाँ से शुरू करते हैं। 20 डिग्री से 60 डिग्री का जो ये एरिया है, या 66 है ये वाला हिस्सा, जिसमें कुछ पार्ट ट्रॉपिकल का और अधिकतर पार्ट टेम्परेट जोन का आता है, यहाँ पर वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन कवर कर। रीजन, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, यहाँ पर हर तरह का सीजन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पोलर एरियाज की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी हो या इक्वेटोरियल एरिया की तरह बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो पोलर एरिया की तरह और इक्वेटोरियल एरिया की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी हो। यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन, और मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल कंडीशन कहलाता है ह्यूमन के सर्वाइवल, राइट। तो इसीलिए लगभग 80% पॉपुलेशन कवर आपके इस ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में निवास करता है, एंड लेस देन 1% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन नॉर्थ ऑफ 60% लैटिट्यूड। आपको बता दें कि जो नॉर्थ एरिया है ये वाला, इसके 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर वर्ल्ड का सिर्फ 1% पॉपुलेशन रिसाइड करता है ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, because cold climatic condition is not favorable for human survival, right? About 75% of the world population is settled on the coastal areas of the continent. The concentration of population goes on decreasing towards the interior parts of the continent. Why? ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज हैं वो अधिक पॉपुलेटेड हैं, मोर पॉपुलेटेड हैं। रीज़न है easy availability of transportation. Nowadays, humans are engaging himself in the secondary and tertiary sector activity, and due to these activity, the human prefer to live in coastal regions. आप सभी देख लीजिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का ये वाला इलाका या फिर इधर वाला रीजन काफी पॉपुलेटेड है। उसी तरीके से ये ब्राजील वाला हिस्सा, इक्वेडोर ब्राजील यहाँ वाला हिस्सा, और यहाँ पे चिली पेरू वाला थोड़ा बहुत हिस्सा। हमारे इंडिया पर ही आ जाते हैं हम सीधे, या यूरोप पर आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन कवर है। इंडिया में भी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, these are the part of peninsula but they are having more population, and the reason is easy connectivity of transportation. These are some of the facts and figures related to the population distribution, uneven population distribution on Earth in the world reference. Now, the topic world population distribution we are going to discuss in my second video. Thank you and have a nice day.